जो सच हो भी नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कई बार कि यहीं पर मेरे जैसा एक बहुत अदना सा लेखक जो गांव में बैठा हुआ है, डरा हुआ है, और दाभोलकर और पांचारे और कलबुर्गी और यूर अनंत मूर्ति और तमाम सारे कलाकार, लेखक, बुद्धिजीवी, सोचने समझने वाले, गरीब, सब एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तार जुड़ता है कि हम एक ही बात सोच रहे हैं और हमें कहना चाहिए। जैसे जैसे आप सब जानते हैं, दाभोलकर जी और बाकी सब इरेशनलिस्ट थे, तर्क के द्वारा किसी चीज़ का खंडन करते थे, और ये काम लगातार उन्होंने किया। उन्होंने मैजिक के, काला जादू के खिलाफ ये काम किया, तमाम तरह के चमत्कारों के खिलाफ का काम किया, और ऐसा नहीं कि किसी एक धर्म के, सभी धर्मों के। उन्होंने क्रिश्चियनिटी के भीतर, इस्लाम के भीतर, हिंदू जिसको कहते हैं हिंदुइज्म, उसके भीतर जितने तरह के अंधविश्वास हैं, सब के विरुद्ध उन्होंने सतत काम किया। मैं शायद जिस क्षेत्र से आता हूँ, कला का, आर्ट का, वहाँ रेशनलिटी बहुत नहीं चलती है, वहाँ कहते हैं रीजनिंग चलती है, और रीजनिंग और रेशनलिज्म में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण दूँ तो कहा जाता है कि एक बार उड़ीसा में और बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया 1932-34 में, जिसमें कई करोड़ लोग मारे गए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह उन लोगों को पाप की दंड मिला है। जो लोग मरे हैं उन्होंने जो अस्पृश्यता को अपनाया हुआ था, छुआछूत को जो अपनाया हुआ था, उसका दंड दिया है ईश्वर ने। उनका विरोध बहुत हुआ, उनका टैगोर ने विरोध किया, बहुत मॉडर्न थे, रेशनल थे। हमारे अपने मुंशी प्रेमचंद, आप जानते हैं, बहुत बड़े कथाकार, नया ज़माना अखबार था उनका, उन्होंने विरोध किया कि गांधी जी कितनी आप अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने एक अंधविश्वास जो पहले से था, जाति पाति, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, उससे बड़ी इरेशनल चीज़ कोई हो नहीं सकती थी, उसका विरोध करते हुए उन्होंने एक और इरेशनल बात कही। तो कभी कभी जो इरेशनलिटी होती है वह वही काम करती है जो रेशनलिज्म करता है, वो हम लोग करते हैं, जो लेखक करता है, जो कलाकार करता है। मैं मंटो का नाम लेना चाहूँगा कि जब भारत का विभाजन हुआ, टुकड़े टुकड़े किए गए, धर्म के आधार पर किए गए, रिलीजन के आधार पर किए गए, और ये कहा गया कि एक कौम एक नेशन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर इस धारणा पर आप कर रहे हैं तो फिर दलित जो हैं वह भी तो एक अलग कौम है, एक अलग नेशन है। उनको समझा बुझा के रोक दिया गया, लेकिन पार्टीशन हो गया, विभाजन हो गया। तो बहुत से लोगों ने उस विभाजन पर भी रेशनल चीज़ें लिखी, बड़ी किताबें हैं, झूठा सच है, बहुत सारे लेख लिखे गए, अखबारों में लिखा गया, बहुत से सोशल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सब ने लिखा। लेकिन मंटो ने एक कहानी लिखी, टोबा टेक सिंह, और टोबा टेक सिंह का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, वो मैं सुना देता हूँ। बहुत ही इरेशनल बात है, वो इरेशनल वाक्य है, कोई इसमें सिंटैक्स नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो वाक्य है, गिड़गिड़ दी, पिड़बिड़ दी, विद्याना दी, मूंग दी, दाल दी, ऑफ दी लालटेन, उर्फ टोबा टेक सिंह। गिड़गिड़ दी, पिड़बिड़ दी, विद्याना दी, मूंग की दाल दी, ऑफ द लालटेन, उर्फ टोबा टेक सिंह। अब इस वाक्य का क्या अर्थ हो सकता है? इसमें कोई रेशनलिटी नहीं है, लेकिन जितना बड़ा विभाजन इस देश का हुआ, लाखों करोड़ों लोग मारे गए, इतना बड़ा माइग्रेशन, इतना बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ, सभ्यता में नहीं हुआ। उससे बड़ी इरेशनलिटी कुछ हो नहीं सकती थी, और इसके विरोध में टोबा टेक सिंह नाम की कहानी लिखी गई, और यह वाक्य अमर हो गया। तो होता क्या है कि हम जो चीज़ें बहुत सारी देख रहे हैं आज जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जिसको हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, इससे बड़ी इरेशनलिटी कुछ है नहीं। जिस तरह से इसको लगातार मजबूत किया जा रहा है, परपेचुएट किया जा रहा है, और ये कई तरीक़ों से, बड़े छद्म तरीके भी हैं, बहुत ही छद्म तरीके हैं। मैं शायद पहली बार कह रहा हूँ कि एक अखबार है हमारे नॉर्थ इंडिया में, उधर बिकता है, अमर उजाला, और बाकी बहुत सारे अखबार और हैं। तो आप पाएंगे कि 1 महीने पहले से, अक्टूबर और सितंबर में, उसमें कुछ छोटे छोटे लेख आने लगते हैं, और वो लेख होते हैं धनतेरस का महात्म्य। धनतेरस क्या है?
तो फिर उनका आकार बढ़ता जाता है, फिर वो 1 कॉलम का होगा, फिर वो 1.5 कॉलम का होगा, फिर 2 कॉलम का होगा, और दिवाली के आते आते वो आधे पेज का हो जाता है, फिर वो फुल पेज का हो जाता है, और फिर वो एक कैंपेन शुरू हो जाता है, फिर वो अखबारों से निकल कर टेलीविज़न में भी जाता है। फिर आने लगता है कि आप धनतेरस के दिन सोना खरीदिए। वो 1 हफ्ते से ये कैंपेन शुरू हो जाता है, और सोना खरीदने से क्या क्या होगा, परलोक में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, क्या क्या लाभ मिलेंगे, भाग्य कैसे सुधरेगा। और फिर उसके बाद जब समाप्त हो जाता है धनतेरस, फिर आप देखते हैं उठा करके, तो पता लगता है कि ये रिकॉर्ड गोल्ड सेल हुई है, सोना खरीदने और बेचने का रिकॉर्ड बन गया है नया। तो कैसे लिंक हो जाती हैं चीज़ें, अंधविश्वास कैसे 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 मीडिया के द्वारा और तमाम तरह की चीज़ों के द्वारा वो कैसे लगातार फैलाया जाता है। तो सुनील देशमुख जी ने ये कहा था कि हम लोगों की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम इन बातों को बहुत बड़े तरीके से कह सकें, क्योंकि हम अगर कह पाएंगे तो हमारी बातें बहुत तेज़ी से असर करेंगी। मैं एक शायद अंतिम बात, छोटी सी बात कहना चाहूँगा, और वो हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी सत्ता जो किसी भी तरह की असहमति को बर्दाश्त नहीं करती, डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करती, वह मूल तौर पर लोकतंत्र के विरुद्ध होती है, डेमोक्रेसी के खिलाफ होती है। और डेमोक्रेसी के खिलाफ जो सत्ता होती है उसको हम जानते हैं, वो झूठ का सहारा लेती है, लाइज का सहारा लेती है, और वो बार बार झूठ बोलती है, और ये टेस्टेड है। ये जर्मनी में था कि वो गोएबल्स को रखा गया, तो उसका तो सिद्धांत ही था कि एक झूठ को 100 बार बोलो, बोलते रहो वो सच बन जाता है। तो झूठ लगातार बोला जब जाता है तो सच बनता है, लेकिन सच सच होता है। तो मेरा ये कहना है कि हमको किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अपने सच को सामने ला सकें, कह सकें। और सोशल नेटवर्क में भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं। जो अभी के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, यहाँ भी निगाहें आ गई हैं। जुकरबर्ग के साथ सेल्फी वेल्फी हो चुकी है। तो होता क्या है कि आप एक अच्छी बात कहिए तो कुछ लोग बिठा दिए गए हैं, वो अचानक आप पर, आपके विरुद्ध बहुत ही आक्रामक होकर के हमले करने लगते हैं। और वो इतने वायलेंट होते हैं वो, और इतने डेरोगेटरी होते हैं, इतने अश्लील हमले होते हैं वो, कि कई बार डर लगता है। धमकियाँ दी जाती हैं। अभी 129 लोगों को महाराष्ट्र में शायद धमकियाँ दी गई। मुरुगन थे, तमिल लेखक थे, उन्होंने डर के मारे लिखना ही बंद कर दिया कि आई एम डेड एज ए राइटर, आई हैव बिकम शैडो ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने लेखक की सिर्फ अब परछाई रह गया हूँ। हम सब डरे हुए हैं, यकीन करिए हम लोग सब डरे हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के जब हम देखते हैं तो साहस आता है, लगता है कि बहुत ताकत अभी हमारे पास, वरना डर लगता है। तो अब जैसे गांव में जब मैंने किया होगा, ये लौटाया होगा, तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि कलबुर्गी को ख़त्म किया गया, दाभोलकर जी को ख़त्म किया गया, यू आर अनंत मूर्ति को धमकियाँ दी गई, पांसारी जी को मारा गया, हर जगह पे। अभी वो दलित युवा लेखक था, उसने जातिवाद के विरुद्ध लिखा, तो उसका कहा हम उंगलियां काट लेंगे, पीटा गया। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब ये क्या करते हैं कि इसको दंगे से जोड़ते हैं, राइट्स से जोड़ते हैं। कहते हैं पहले भी तो दंगे होते थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया। 75 में इमरजेंसी लगी तब आपने कुछ नहीं किया। 1984 में दिल्ली में सिखों को मारा गया, आपने कुछ नहीं किया। तो मैं बताता था, मैं कई टीवी चैनल्स में बताता हूँ उनको, एक में तो आप भी थे, हामिद भी थे। तो मैंने कहा बताइए 1975 में 22-23 साल का था, मेरे पास कोई अवार्ड भी नहीं था, मैं क्या करता। और 84 में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था और मैंने लिखा उसके खिलाफ। कोई भी लेखक, कोई कलाकार, कोई बुद्धिजीवी कभी कम्युनल हो नहीं सकता है, कास्टिस्ट हो नहीं सकता है। तो ये तो इस तरह की बातें ये करते हैं और लगातार करते हैं। विरोध का कोई भी तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप यही तरीका क्यों अपनाया कि पुरस्कार लौटा दें। तो मैंने कहा मुझे कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आया, मैं और किस तरह से विरोध करता। मेरे पास एक चीज़ थी जिसके द्वारा मैं संकेत कर सकता था कि नहीं ये गलत कर रहे हैं आप, तो हमने किया। और इस पर भी मेरा कहना है कि हम अपने इम्पल्स से, अपने भीतर की अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कोई निर्णय लेते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जैसे गांधी करते थे, सिंबल्स की अपनी एक भूमिका होती। गांधी करते थे कटोरे में पानी रख के नीचे आग लगाते थे,
और वो एक नमक का कानून टूट जाता था, या चरखा चलाते थे और मैनचेस्टर की सारी जो मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल्स, वो बंद हो जाती थी। तो कभी कभी जो सिंबल्स होते हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और ये हमको करते रहना चाहिए। हमारा छोटा सा प्रतिरोध जैसे भी हो वो होते रहना चाहिए।